तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं बेहतरीन संकेत और फिर से एक बार एसजेएक्स निफ्टी मजबूती के साथ खुलने के दे रहा है संकेत। और बहस जारी है अमेरिका के दो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच, तो बाजार के पूरे एक्शन पर रहेगी नजर। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, अच्छा लग रहा है आपको ऑफिस में देखकर सर। आज तो एक्शन पैक्ड डे होने वाला है, तो सही दिन है जब आप ऑफिस में हैं और इसकी जो खास वजह है उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं सर। पर बताइए आज के लिए फिर इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? संकेत बेहतरीन है। ऐसे तो लग रहा था कि कल देर शाम जिस तरह से अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद कमजोरी के साथ 125 पॉइंट के आसपास, लेकिन उसकी भरपाई डाउ फ्यूचर्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो बहुचर्चित मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है बाइडेन साहब और ट्रंप साहब के बीच में, वो काफ़ी हद तक बाजारों को रिलीफ देने का काम करता हुआ दिख रहा है। एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल के सेशन में फिर से 2 दिनों की थोड़ी सी रुकावट के बाद एफआईज को ऐसा लगा कि फिर से बिकवाली करनी चाहिए, तो ऊपरी स्तरों से फिर से बिकवाली आती दिखी है। सेबी की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कुछ फैसले हमने आपको बताए थे कि ये होने वाले हैं। उसमें से सब्सिडीज़ की डीलिस्टिंग को लेकर जो नियम है वो आसान किए गए हैं। म्यूचुअल फंड्स को लेकर कई नियम बनाने की बात कही जा रही है, जिस पर गाइडलाइंस इशू हुई हैं, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आईपीओ मार्केट है गर्म और मझगांव डॉक के आईपीओ को बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है। पहले दिन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। यूटीआई एएमसी और लिखिता इंफ्रा ये आईपीओ भी खुले हुए हैं, जो ये तीनों के तीनों आईपीओ कल बंद होने वाले हैं। तो ये हैं आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल अनिल जी, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आज बात करनी है सर। पर आज के जो सबसे बड़े ट्रिगर है उसी पर पहले नजर डालते हैं। जो ये बहस चल रही है, एक्चुअली सर बहस कम और थोड़ा बॉक्सिंग मैच ज्यादा चल रहा है। जिस तरह से ट्रंप और बाइडेन साहब एक दूसरे के साथ फिलहाल डिबेट कर रहे हैं, पर इसका मार्केट्स पर भी हम बेखूब एक्शन देख रहे हैं। देखिए, बाइडेन साहब न बोलने में जीत सकते हैं न लड़ने में जीत सकते हैं ट्रंप साहब से, क्योंकि उम्र में ट्रंप साहब 3-4 साल छोटे हैं और फिट भी ज़्यादा दिखते हैं। और बोलने में और ट्विटर में तो उनका मुकाबला ही नहीं है। मतलब वो वाकई में बॉक्सर की तरह उतरे। और जिस तरह से बहस चल रही है, इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। किसी भी मतलब ट्रेडिशनली राइवलरी वाला मैच देखो, जैसे कि मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी, इस तरह के मैचेस का मुकाबला जो देखने को मिलता है ना, जिसमें बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, एग्जैक्टली वैसे ही हाई वोल्टेज ड्रामा बाइडेन और ट्रंप के बीच में हो रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बड़े एग्रेसिव स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। और ट्रंप साहब ने पिछला चुनाव इसी के दम पर जीता था, तो उन्हें पता है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी दम पर। मैंने शायद पहली बार ऐसा कोई प्रेसिडेंट देखा होगा जो साफ साफ ये कहे कि मैं सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट हूँ। ये कहने के लिए भी आपको गट्स चाहिए। तो मतलब कई लोग ट्रंप साहब की इसी बात के मुरीद हैं, उनके फैन है कि जो है दिल में बोल देते हैं एकदम सामने, बाद में आपको अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन जिस तरह की फाइट दोनों कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा वो गली में 2 दादा होते हैं ना कि मुझे डिसाइड करना है कि इस गली का बॉस कौन, मैं हूं या आप। बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की फाइट हो रही है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो ट्रंप साहब के पक्ष में जा रही थी वो बहुत ही बेहतरीन है। उसमें एक तो ये कि बाइडेन साहब साफ साफ कह रहे हैं कि वो टैक्स बढ़ाएंगे जो बाजार को कम पसंद है, और इसीलिए ट्रंप साहब की जो डिस्कशन है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार इसलिए ट्रंप साहब को भी पसंद कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में ट्रंप साहब से ज़्यादा मार्केट फ्रेंडली कोई प्रेसिडेंट अब तक आया होगा, जिनकी एक नज़र मतलब अमेरिका पर और दुनिया पर रहे तो दूसरी नज़र स्टॉक मार्केट पर रहती है। और स्टॉक मार्केट के लाइफ टाइम हाई बनाने पर जितने ट्वीट उन्होंने किए होंगे उतने शायद ही किसी और ने किए। और मुझे तो ये भी याद है कि कोरोना के वक्त भी वो मतलब कई बार उन्होंने कहा कि बाजार उन्हें ओवरसोल्ड लग रहे हैं। हालांकि उसके बाद काफ़ी नीचे गए। लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट फ्रेंडली वो हैं, कॉरपोरेट फ्रेंडली वो हैं। और मेरे ख्याल से अब तक जितने राष्ट्रपति अमेरिका में आए, फोर्ड साहब को छोड़ दें, मतलब ज़्यादातर राष्ट्रपति में सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जो राष्ट्रपति बने वो मेरे ख्याल से ट्रंप ही हैं। तो इस लिहाज से जो ट्रंप की बढ़त है और जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह से वो बात बात में बीच बीच में चुप करा रहे हैं बाइडेन को, उनकी बातों को काट रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है। और देखिए, पब्लिक तो सब जगह दीप एक जैसी होती है। समझदार लोग, इंटेलेक्चुअल लोग और दिमाग लगाकर वोट देने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते।
उनकी ओपिनियन पढ़ने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आम जनता को जो पसंद है और उनकी जो पल्स है वो पकड़ने की ताकत और समझ ट्रंप को है, और ये पहली बहस में साफ दिख रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, बेहतर होते हुए दिख रहे हैं कि चलिए ट्रंप साहब आगे बहस में, पहली बहस में ट्रंप साहब आगे दिख रहे हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही है आज की बहस से। और अगर ट्रंप साहब के सपोर्टर्स जो आमतौर पर खामोश माने जाते हैं, बोलते नहीं हैं, अपना कमाल सिर्फ वोटिंग के दिन दिखाते हैं, अगर इस तरह की बहस हो तो उनका कॉन्फिडेंस ट्रंप पर बढ़ेगा, और मुझे लगता है यही शायद बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आ रही है। तो बड़ी मज़ेदार बहस है, मेरे ख्याल से अब खत्म होने की तैयारी में है। अदीप, बिल्कुल अनिल जी, 1.5 घंटे की बहस थी, कुछ 6:35 हमारे टाइम पर शुरू हुई थी, तो ऑलमोस्ट खत्म होने के ही पक्ष पर है। और जैसे कि ट्रंप साहब अपने वीक पॉइंट्स को डिफेंड कर रहे हैं और जिस अग्रेशन से बाइडेन साहब के वीक पॉइंट्स को अटैक कर रहे हैं, मार्केट्स का हम डेफिनेटली वहां पर पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। सर, आज के संकेतों की बात करेंगे तो पर अब जो ये ग्लोबल एक्शन थोड़ा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, इसका भारतीय मार्केट्स पर क्या प्रभाव होगा? क्योंकि कल जो आपने रेंज बताई थी वो मार्केट्स ने रिस्पेक्ट कर ली। अब अगर पॉजिटिव ग्लोबल एक्शन आते हुए दिखता है तो इन रेंजेस का क्या होगा भारतीय बाजारों के लिए? अनडाउटली कल भी हम यही बात कर रहे थे क्लोजिंग के वक्त, अल्टीमेटली ओपनिंग आपको डाउ से नहीं मिलेगी, डाउ फ्यूचर्स से मिलेगी। और डाउ फ्यूचर्स ट्रेड इस बात पर करने थे कि बहस का डायरेक्शन किस तरफ होता है, और बहस का डायरेक्शन इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बहस में 1.0 से आगे ट्रंप साहब हैं। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पर मान कर चलने चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं, न्यूट्रल से ये पॉजिटिव हो चुके हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त यही चाहते हैं, अमेरिकी बाजार यही चाहते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाइडेन साहब आ जाएंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी भागने लगेगी। इकोनॉमी थोड़ी नीतियों से फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो चीज़ वो कहते हैं ना कि अमेरिका की इकोनॉमी हाथी है, हाथी बैठने में भी वक्त लगाता है तो उठकर खड़े होने में भी वक्त लगाता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब है ना बाइडेन साहब आते ही चाबुक लगा देंगे और घोड़े की तरह भागने लगेगी अमेरिका की इकोनॉमी। और उसके ऊपर अगर वो कहते हैं कि सीधे सीधे मैं तो टैक्स बढ़ा दूंगा, टैक्स बढ़ाना किसको पसंद है? न कंपनियों को पसंद है, और कंपनियों का टैक्स बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पर जाएगा ही, कंज्यूमर्स पर जाएगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो इकोनॉमी का फिर से स्लो डाउन होने का खतरा। तो एक तरफ आप इकोनॉमी को स्लो करो और दूसरी तरफ आप राहत पैकेज दो, स्टिमुलस पैकेज दो, तो ये दोनों बातें साथ साथ जाती नहीं है। इस वजह से, और दूसरा ये कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, जो उन्होंने 2008 की मंदी से सीखा, जो लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम संकट हुआ था, उसमें उन्हें समझ में आ गया कि जो कुछ फॉर्मूला उस वक्त लगाया वही फॉर्मूला इस बार भी लगा दो। न हमें पता है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, न ये पता है कि कोरोना का टॉप और पीक कब बनेगा। तो उससे बढ़िया है कि नोट छापो, डॉलर छापो, बांटो, सिस्टम में लिक्विडिटी दो, जितने बॉन्ड खरीदने खरीदते रहो, और यही एकमात्र तरीका है इकोनॉमी को बचाने का। और इंटरेस्ट रेट्स को रखो 0% के पास अगले 2 सालों के लिए, और वो काम करता हुआ दिख रहा है, अब तक काम करता हुआ दिख रहा है। यही वजह कि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स बड़ी तेजी से आगे भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रंप साहब की नीतियां बाजार को ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, और उस लिहाज से बाजार रिएक्शन दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को इससे बेहतर, एक्चुअली मैं बताऊं ईमानदारी से, शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे दीप जो ये मान रहे होंगे कि पहली बहस में ट्रंप साहब इतनी बेहतरीन बढ़त ले लेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने लीड ली है वो काबिल तारीफ है, और ये लीड आगे अब से लेकर अगले 4 हफ्तों तक उनके बहुत काम आने वाली है। इसलिए आज के लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव है। बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हो गए और इसका डेफिनेटली हम मार्केट्स पर भी एक्शन देखेंगे। पर सर, एक बात जो लगातार कंसर्न की रही है वो है एफआईएस की कैश में बिकवाली, और हम देख रहे हैं कि मार्केट की रैली के दिन, अच्छे दिन या फिर कंसोलिडेशन वाले दिन, दोनों ही समय एफआईएस खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, और 7 दिनों में तो 12,000 करोड़ की बिकवाली करी है। सर, कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है ये, क्योंकि रिकवरी यहाँ पर उतने अच्छे संकेत नहीं दे रही है? पता नहीं, मतलब एफआईएस को क्या चाहिए, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद वो खरीदारी करेंगे, या किस चीज़ की वजह से बिकवाली कर रहे हैं, वो तो साफ नजर नहीं आ रहा है। अगर 1-to-1 कोरिलेशन ऐसा है कि पैसा मेरा अमेरिका में भी बनेगा तो मैं हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका में पैसा लगाना पसंद करूंगा, अगर कोई फॉरेन फंड मैनेजर ये सोचता है तब तो अलग बात है। इसके अलावा तो दीप मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा जिसमें कि आप इस तरह से रिलेंटलेस एकदम एक तरफा बिकवाली करते जाएं और मतलब पसंद ही नहीं है हिंदुस्तान, ये तो इस तरह की बात है।
ग्लोबल मार्केट्स बाकी कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार 7 दिनों से 12,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली। हाँ, पिछले 2-3 दिनों में थोड़े संकेत उन्होंने खरीदारी के दिए थे सीरीज की शुरुआत के पहले 2 दिन, शुक्रवार और सोमवार कल, कि भाई चलिए हम थोड़ा खरीदना चाहते हैं कि एफएनओ में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर लें, थोड़ी खरीदारी करें। लेकिन आज के आंकड़े फिर से खराब है, और अगर बाजार की तेजी पर कोई ब्रेक लगना है, स्पीड ब्रेकर लगना है, या आगे चल के कहीं से यू टर्न होना है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एफआईज की ये बिकवाली होगी, जो कल के सेशन में फिर से मजबूत होती हुई दिखी। और ये आंकड़े मैं आपको यहीं पर रख दूं, यहीं पर साफ कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि एफआईज की तरफ से जो लॉन्ग पोजीशन है वो फिर से घटकर आई है इंडेक्स में 58% से 52%। कल के मार्केट में कोई खास खराबी नहीं थी दीप, मुश्किल से निफ्टी देखिए 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद 6% एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन कम हो जाना ये डिस्कम्फर्ट दिखाता है, यानी कि एफआईज ऊपरी स्तरों पर खरीदने को तैयार नहीं। पहली बात, 1450 करोड़ की उन्होंने कैश में बिकवाली की है, वो दूसरा नेगेटिव संकेत है। 650 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, वो भी नेगेटिव संकेत। और जो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं उसमें शॉर्ट्स बनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग तो हुई है, तेजी की पोजीशन तो उन्होंने कम की ही है, लेकिन इसके साथ साथ शॉर्ट्स भी किए उन्होंने, तो ये आंकड़े खराब है। थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स में 132 करोड़ की खरीदारी है, वो कोई खास बात नहीं है। और 1090 करोड़ के जो ऑप्शंस बेचे हैं उसमें पुट की बाइंग थोड़ी सी उनकी तरफ से ज़्यादा होती हुई दिखे। तो मेरा ये कहना है कि एफआईज के आंकड़े ही आज के लिए एकमात्र नेगेटिव संकेत हैं जो बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी रुकावट ला सकते हैं। अदरवाइज सारे संकेत पॉजिटिव हैं, जिनमें मैं आपके सामने रख दूं। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज के संकेत नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है दीप, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। ट्रेंड पॉजिटिव होने के लिए कुछ एक आध और बेहतर और बढ़िया क्लोजिंग हमें चाहिए, उसके बाद ट्रेंड भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ट्रेंड पर आप नज़र रखिए, पॉजिटिव होने के संकेत ज़रूर दे रहा है, बट ये एक रेंज क्रॉस करनी चाहिए जिससे ट्रेंड पॉजिटिव होगा। क्या रेंज सर देख रहे हैं जिससे ट्रेंड पॉजिटिव होगा फिर, और क्या इन पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ पर वो रेंज क्रॉस होते हुए दिखेगी? देखिए दीप, 11,300 इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कि फिर लगेगा कि हम वापस है ना सेफ जोन में आ गए। नहीं तो क्या है कि 10,800 11,300 की रेंज ऐसी है ना जो न्यूट्रल जोन है, वो साफ दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 11,300 के ऊपर निकल जाए ना तो फिर हमारी वो 500 पॉइंट की रेंज ऊपर चली जाती है, 11,300 11,800 वाली रेंज में आ जाते तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो 11,300 के ऊपर क्लोज हो जाए और 11,450 के ऊपर क्लोज होने के बाद तो फुल तेजी, फिर तो रुकना ही नहीं है, फिर तो वापस हम 11,800 12,000 की बात करेंगे। तो 11,450 11,500 अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिल गया तब तो ट्रेंड एकदम पॉजिटिव बुलिश फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। और 11,300 के ऊपर होने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और 11,300 के नीचे जब तक क्लोज हो रहे हैं तब तक हम कंसोलिडेशन मूड में हैं। 1,000 पॉइंट की जो करेक्शन हुई 11,800 11,794 प्रिसाइजली, 11,794 से आप पहुंचे 10,790, एग्जैक्टली 1,000 पॉइंट। वो 1,000 पॉइंट की आधी भरपाई करके आप आ गए 50%। ठीक है, अब ये 50% आ गए तो यहाँ पे मूड दोनों तरफ होगा ना, आधे तेजी में आधे मंदी में। तेजी में वो लोग हैं जो बोले कि करेक्शन था आ गया अब वापस तेजी करते हैं, और मंदी में वो लोग कि चलिए 1,000 पॉइंट गिरा है तो 50% बढ़ेगा, बढ़ने के बाद वापस नीचे। इसीलिए मैं 11,300 को आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर बोलूँगा। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद तेजी वाले एक स्टेप ऊपर हावी, और वो हमें चाहिए 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 1 ये क्लोजिंग चाहिए मुझे बैंक निफ्टी पर 22,050 के ऊपर की। क्यों? 25,232 ये हाई था बैंक निफ्टी का, और यहाँ से हमने करेक्शन देके 20,404 का लो बनाया। ठीक है, यानी कितना हो गया, लगभग 4,800 पॉइंट। 4,800 पॉइंट्स में आप लगभग अगर आप 22,000 पे आ जाते हैं, यानी कि 1,600 पॉइंट की आपकी रिकवरी हो गई, 1,600-1,700 पॉइंट की। वो कमोबेश आपके 50% तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी कम। लेकिन उसके ऊपर 22,000 के ऊपर निकलकर आप टिक गए, बंद हो गए, तो फिर आप में जोश आ जाएगा कि चलिए बैंक निफ्टी के लिए भी सबसे बुरा वक्त था, खत्म हुआ, वापस हम 20,400 नहीं जाने वाले हैं, आइए तेजी की बात करते हैं। तो ये 2 लेवल हैं जिसके बाद मैं मूड थोड़ा और अच्छा कर लूँगा। वैसे तो अच्छा ही है बढ़िया है, लेकिन फिर भी इन लेवल्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा दीप। तो ये 2 लेवल्स पर नज़र रखिए क्लोजिंग बेसिस पर। जी
बिल्कुल अनिल जी, तो इंतज़ार करते हैं इन दोनों लेवल्स का और देखते हैं कि ये बाज़ार में आज क्रॉस होते हैं या नहीं। पर ये तो अहम लेवल्स रहे। रेंज क्या निकल कर आ रही है बाज़ार की आज के लिए? कोई स्पेसिफिक रेंज जहाँ पर आपकी नज़र रहेगी? 125 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है दीप। 11,050, 11,175 ये रेंज खरीदारी की जोन है और यहां पर आता है बाजार तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 11,300, 11,400 हल्की रुकावट का लेवल है, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए 21,150, 21,275 दे रेंज है। कल भी आपको कहा 21,275 और एग्जैक्टली वहीं पर लो बनाया 21,280, वहीं से घूम गया वापस बैंक निफ्टी। तो आज 21,150, 21,275 मजबूत सपोर्ट जोन है दिन का। वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या है कि कमज़ोर होता तो बहुत हो जाता है, मजबूत होता तो ऐसा लगता है कि मुझे ही सबसे पहले आगे भागना है। दोनों तरफ आउट परफॉर्मेंस चाहिए इनको। तो इसके नीचे की एक रेंज हैंडी रख लीजिए, हाथ में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, और वो है 20,850, 21,050। ये मजबूत सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आएगा तो आपको पक्के से खरीदारी करनी ही करनी है। ऊपरी रेंज 21,650, 21,800 ये पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। कल और परसों के दोनों के दिनों के हाई यही हैं आपके 21,700, 21,800 की रेंज में। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अटकेंगे, रुकेंगे। अगर गलती से पार किया, गलती से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बहुत डाउ फ्यूचर 300-400 ऊपर हो जाए, अगर वो तो पता नहीं, अगर हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा गलती से हो गया तो फिर आप 21,950, 22,050 वो रेंज है जहाँ पर परफेक्ट फर्स्ट क्लास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ये आपके लिए जोन हो गए बड़े वाले। अब आइए स्मॉल रेंज 11,175, 11,300 ये निफ्टी की छोटी रेंज है और ज़्यादा संभावना है कि आज पूरा दिन आप छोटी रेंज में ही बिता लें। जी दीप, मैं कह रहा हूँ पूरा दिन छोटी रेंज में ही बिता लें। नहीं तो आमतौर पर मैं दिन बिताने के लिए मीडियम रेंज की बात करता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह ये कि आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में भी पूरा दिन आपने 200, सवा 200, 250 पॉइंट की रेंज में काम कर लिया। बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका में इतनी छोटी रेंज हुई है। और फर्ज करें अगर आज फिर से अमेरिका में छोटी रेंज में काम हो तो इसका मतलब ये कि वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव धीमे धीमे कम हो रहा है। ठीक है, वोलेटिलिटी बढ़े तो आपको अलग तरीके से ट्रेड करना होता है, घटे तो अलग तरीके से ट्रेड करना होता है। तो पहली चीज हम ये देखेंगे 11,175, 11,300 की रेंज से काम चल जाता है या नहीं। अगर ये रेंज टूटी है तो 50-50 पॉइंट दोनों तरफ जोड़ लो। मीडियम रेंज 11,125, 11,350। बड़ी रेंज तो मैं शौक के लिए दे रहा हूँ कि ठीक है, एक बड़ी रेंज देने की भी आदत पड़ी है। 11,075, 11,400 ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज के किसी भी सिरे की तरफ हम ना पहुँचे। ये आपके लिए 3 रेंज। बैंक निफ्टी 21,275, 21,650 ये आज की मीडियम रेंज है, लेकिन मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं कि इसी रेंज में काम चला लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए तो सॉरी ये छोटी रेंज है 21,275, 21,650, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबल है हम मीडियम रेंज पर भी जाएं। वो 21,150, 21,700 ये मीडियम रेंज है। इनफैक्ट बड़ी रेंज तक भी जा सकते हैं 21,050, 21,800। बैंक निफ्टी कोई भी रेंज दिखा सकता है, तीनों पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। इसलिए तीनों रेंज पर, तीनों लेवल्स पर आप ध्यान में रखिएगा। एफआईस की नेट लॉन्ग घट कर आई है 58 से 52%, 6% घटी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा हल्का हुआ है 1.37 से 1.28। मार्केट तो गिरा ही नहीं, मुश्किल से 5 पॉइंट नीचे था, फिर भी थोड़ी तेजी की पोजीशन या मंदी की पोजीशन कम हुई है, तो अच्छी बात है। विक्स 1% बढ़ा तो कोई खास बदलाव नहीं है दीप। बिल्कुल। और अनिल जी, डिबेट खत्म हो गई है, कुछ 5-7 मिनट पहले डिबेट खत्म हुई और डिबेट खत्म होने के एकदम बाद डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़ा एडजस्ट हो गए हैं। तो तकरीबन हाई से डाउ फ्यूचर्स 100 अंक गिरकर अब 40-50 अंक ही ऊपर है। तो थोड़ा वो एडजस्टमेंट हो गया है सर डिबेट खत्म होने के बाद। पर ट्विटर पर कई सारे पोल्स आ रहे हैं और लगभग यूनानिमसली अक्रॉस पोल्स ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हालांकि ट्रम्प साहब एक्यूरेट रहे या नहीं, बट एटलीस्ट डिबेट में वो ज़्यादा अग्रेसिव रहे और एक क्लियर लीड उन्होंने डिबेट में तो एटलीस्ट दिखाई है। तो उसका थोड़ा इंपैक्ट हम देख रहे हैं डिबेट खत्म होने के बाद। डाउ फ्यूचर्स सेटल हो गए सर। पर आज के फिर लेवल्स आपने बताए सर, किस तरह से आज ट्रेड हो सकता है। पोजीशंस के बारे में बताइए, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या आप ध्यान में रखना चाहिए? दीप, तरीका ही यही है एक्चुअली। देखा जाए तो आप है ना, कोई भी खेल खेलें, कोई भी कंपटीशन में हो, आपके पास 2 तरीके होते हैं इसको खेलने के। ये थोड़ी फिलोसफिकल बात लग सकती है, लेकिन क्योंकि आपने कहा है ट्रंप और बाइडेन की बहस है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। और वो ये है कि 2 तरीके से आप जीत सकते हैं। एक, आप अपनी ताकत पर, जो आपकी ताकत है आप उस पर खेलें। आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उस हिसाब से आप करेंगे। और दूसरा, सामने वाले की कमज़ोरी, जो आपका कॉम्पिटिटर है। तो ट्रंप साहब का पूरा तरीका खेलने का ये कि अपनी ताकत पर खेलूंगा। और अगर कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो अपनी ताकत पर खेले और सामने
सामने वाले की कमजोरी भी पहचान कर उससे भी दबाए, तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। फिर तो वो कोई धोनी और तेंदुलकर जैसे लोग निकलेंगे जो दोनों ही तरीके से अपनी ताकत पे भी खेलना जानते हैं और सामने वाले की कमजोरी पर भी। तो ये एक तरीका है और इसका सॉल्यूशन भी यही, पहले आपको अपनी ताकत पर खेलना चाहिए। जब आप अपनी ताकत के दम पर बढ़त ले लें तो फिर सामने वालों को दबाने की कोशिश करें। तो वो स्ट्रेटेजी जो है ना, मुझे लगता है वो ट्रम्प साहब के लिए काम करती हुई दिख रही है, एकदम परफेक्ट हो रही है। और ये आपके मेरे सबके लिए ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है कि पहले हम अपनी ताकत पे जितना कर सकते हैं कर लें और उसके बाद देखें कि सामने वाले की कमज़ोरी कहाँ है, उस कमजोरी के बेसिस पे उन्हें कहाँ आप पछाड़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें एनीवे तो ये तो बात थोड़ी फिलोसॉफी वाली निकल गई, तो बता दी। बाकी आइए लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी की इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों 11,175 पर रखेंगे स्टॉप लॉस, और अगर इसके नीचे बंद होता है या दिन के दौरान जाता है तो आप एक बार की डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशन काट सकते हैं। वैसे तो मल्टीपल सपोर्ट है 11,000 से लेकर 11,200 के बीच में, मल्टीपल चाहें जितने चाहें सपोर्ट ही सपोर्ट है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 21,275, कल का लो टूटने पर आप लॉन्ग पोजीशन काट लें। क्लोजिंग बेसिस पे 21,125 21,150 का रखें, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको दो क्लोजिंग मिली थी 21,135 21,158 की, तो लगभग 21,150 का। अच्छा एक चीज़ बता दूं, बैंक निफ्टी में जब मैं लेवल दे रहा हूं 25-30 पॉइंट का दिमाग आप अपना भी लगा लीजिए, एग्जैक्टली लेवल मत पकड़ेगा। 21,150 मतलब 21,149 हुआ मतलब क्लोजिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वैसा नहीं। थोड़ा 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 50 पॉइंट तक बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट का वो मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलिए, और निफ्टी पर 10-15 पॉइंट का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलिए। उतना आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लोजिंग के वक्त आखिरी आधे घंटे में अचानक से मूव आता है, एवरेज क्लोजिंग आपकी कुछ और आती है और प्रोविजनल क्लोजिंग कुछ और आती है। 15-20 पॉइंट का फर्क निफ्टी में पड़ जाता है, 50-75 पॉइंट का बैंक निफ्टी में पड़ जाता है। तो उस वक्त आपको दिमाग लगाना है कि मुझे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना है या नहीं। निफ्टी 11,300 का कल स्टॉप लॉस दिया था, ट्रिगर नहीं हुआ। 305 वो अगर आप मान लें स्टॉप लॉस तो मान लें, बाकी इसलिए मैंने आज 25 पॉइंट ऊपर कर दिया। 11,325 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पे 21,800 कल छुआ ही था खाली, अगर उसे ट्रिगर मान लें 21,811 तो मान लें, नहीं तो 21,800 का आज फिर से स्टॉप लॉस है आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी है जहां तक ट्रेड का सवाल है। बट एक्शन आज भरपूर होगा। नई पोजीशंस के लिए कोई सलाह सर क्या करना चाहिए वहां पर? नई पोजीशन के लिए दीप ऐसा है कि खरीदारी करनी चाहिए 11,100 11,175 के रेंज में। अब तो खैर मिलेगा नहीं, ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। अगर ऊपर खुलने के संकेत दे तो 11,175 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 11,225 250 300 350 ये टारगेट होंगे ऊपर की तरफ, और अल्टीमेटली 400 तक का टारगेट आपके लिए बनेगा निफ्टी पर। बेचना चाहते हैं निफ्टी तो 11,300 के ऊपर से बेचने का मन बनाएं। ज़रूरी नहीं कि 11,300 पर आप ट्रिगर कर ही दें, बटन दबा दें, बेचो। उस समय मूड माहौल देखें कि किस तरह से यूएस दिख रहा है, बाकी बाजार कैसे हैं, हम कितनी ताकत दिखा रहे हैं। जैसे कल गैप मिला ना 11,288 9:08 था, तो वहाँ पर हमने क्लियर कहा कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपको 11,200 मिलेगा, और कल मिला भी। तो कितना गैप से खुलते हैं उस हिसाब से भी हमें डिसाइड करना है कि क्या कुछ करना है। तो फिलहाल आप 11,300 11,400 की रेंज में सोचिए बेचने के बारे में। 11,500 का स्टॉप लॉस होगा। 11,250 225 और 11,200 तक के 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। और बैंक निफ्टी में नई पोजीशन खरीदारी की बनाई है 21,050 21,275। देखिए 21,275 तो परफेक्ट है। 21,150 एक और अच्छा लेवल है 175, जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और 21,050 तीसरा लेवल है जहाँ पर खरीदारी बनती है। 20,900 का स्टॉप लॉस, 21,350 450 650 और ज़्यादा हुआ तो 800 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं 21,750 21,950 की रेंज में शॉर्ट करें। वैसे 21,650 से आपको मूड बनाना चाहिए कि क्या बेचना है। 21,700 800 की रेंज में अच्छा शुरुआत हो सकती है। 21,950 ब्लाइंड शॉर्ट है, और स्टॉप लॉस होगा आपका 22,050 22,100 का। 21,650 375 और 275 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ऊपर में आप कर सकते हैं बिकवाली। जी दी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए लेवल्स जहाँ तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है, क्या ध्यान में रखना है। वायदा कारोबार में फर्स्ट एंट्री हो गई है इस सीरीज़ की बैन में वेदांता की, वहाँ पर आप नज़र रखिए। आज के वायदा कारोबार के बैन में रहेगा ये। सर एफआईएस के संकेत तो आपने विस्तार में समझा दिए हैं। डीआईएस की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आया है, और स्पेशली जो वायदा कारोबार के संकेत है वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए? ठीक जैसे कल कहा था दीप, वही आज भी है। 11,200 से ही गिनिएगा। अगर 11,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो समझिएगा कि कमज़ोर है।
जब तक 11,200 के ऊपर आप कमज़ोर है ही नहीं, 22 पॉइंट गिर जाए तो टेंशन ही नहीं लेना कि वैसे तो गिरेंगे नहीं, उल्टा 22 ऊपर दिख रहे हो आप, तो 11,200 के नीचे से ही कमज़ोरी शुरू होगी। क्यों? 11,200 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, कल 9 लाख शेयर जुड़े हैं, अच्छा एडिशन हुआ है, पुट राइटिंग यानी कि तेजी की पोजीशन बनी है। 11,200 के कॉल्स पे 20 लाख शेयर हैं, जैसे 11,200 के नज़दीक आएंगे, जिन लोगों ने कॉल बेचे हैं, मंदी की पोजीशन बनाई, शॉर्ट कवर करेंगे, तो 11,200 के आसपास आपका सपोर्ट बन जाता है। 25 पॉइंट नीचे तक पकड़ लीजिए, 11,175, 11,200। ऊपर 11,300 पार करने के बाद ही फ्रेश बढ़िया तेजी बनेगी। 11,300 रुकावट है। क्यों? ऐसा नहीं कि खाली कल 11,300 पहुंचे और वहां से घूम गए इसलिए ना, 11,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। कल एक्सपायरी है हफ्ते वाली, ठीक है। उससे पहले आमतौर पर एक और चीज़ बताऊं दीप, जनरली ना इस बार निफ्टी में और बैंक निफ्टी में डेटा अच्छे है वीकली एक्सपायरी में। आमतौर पर वीकली एक्सपायरी में डेटा बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बार शुरू से ही वीकली एक्सपायरी में डेटा बढ़िया बनने लगा। आई डोंट नो उसकी वजह महीने की पहली सीरीज़ है हफ्ते वाली, अगले महीने फिर देखूंगा कि क्या महीने की पहली सीरीज में वाकई में डेटा ज़्यादा होता है। अदरवाइज अब जैसे कल आप एक्सपायरी कर लेंगे और मंडे को जब नई सीरीज़ की हफ्ते की शुरुआत करेंगे, बहुत छोटे डेटा दिखेंगे। निफ्टी में मुश्किल से 8-10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एक दो जगह दिखेगा, बैंक निफ्टी तो 2-2.5 लाख शेयर मिल जाए तो बड़ी बात है। उसके विपरीत इस बार सीरीज़ की शुरुआत में थोड़े डेटा ठीक दिख रहे हैं, और जब डेटा थोड़े ज़्यादा हो ना तो एनालिसिस प्रॉपर हो पाता है, आपको लेवल सही मिलते हैं, नहीं तो छोटे डेटा में तुरंत बात बदल जाती है। तो 11,334 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से कॉल्स में ये पार करना मुश्किल, लेकिन कर लिया 50 पॉइंट नॉन स्टॉप ऊपर। 11,350 आपको फिर आज ही दर्शन हो जाएंगे अगर 11,300 के पार निकलकर आप टिक गए तो 50 पॉइंट की जगह वहां पर आपके लिए बनती है आगे चलते हुए। बैंक निफ्टी 21,500 मेक और ब्रेक है। अब जैसे आप कल बंद हुए 21,400 के आसपास, 21,411, 21,500 तक आप गिनिए मत की तेजी में है, 21,500 से ही शुरुआत करिए गिनने की। यहां पर उल्टा है, बैंक निफ्टी में 11,200 के नीचे सोचना है कि आप कमजोर हैं, बैंक निफ्टी में 21,500 के ऊपर सोचना है कि आप ठीक हैं। ये दोनों में फर्क है लेवल के हिसाब से। क्यों? 21,500 पर 9 लाख शेयर कॉल्स में है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और 21,500 21,550 आपने पार किया। दीप अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूं मैं आपको। 21,500 21,550 अगर आप पार करके टिक गए थोड़ी सी देर, तो 21,650 से 21,800 आज आपको बैंक निफ्टी में दिख जाएगा, क्योंकि 9 लाख शेयर जो ये शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में, ये काटने ज़रूर आएंगे। 5 लाख शेयर पुट में है, छोटा तो वो छोटा सपोर्ट के तौर पर है। बाकी 21,200 300 एक हल्का सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट तो 21,000 ही बनता है। ऊपर बैंक निफ्टी में 21,700 800 के आसपास हल्की रुकावट है, बड़ी रुकावट 22,000 है। तो बड़ी रेंज 21,000 22,000, 21,500 बीचों बीच जो कल कहा था वही आज भी है, कोई बदलाव नहीं। जी दीप। ओके तो ये हैं कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी है। देखते हैं इस रेंज के बाहर मार्केट्स निकलेंगी कि नहीं। आगे स्टॉक्स पर भी आपको खबरें बताएंगे सर, पर उससे पहले आज एक स्पेशल वजह है जिस पर आप फोकस करने वाले हैं, और एक स्पेशल शो भी आज हमारे लिए लेकर आ रहे हैं आज दोपहर 12 बजे। ज़रा उसके बारे में बताइए सर, ये जो नया आपने हफ्ता वसूली का एक शो लेकर आ रहे हैं, ये किस बारे में है? देखिए दीप, हमने 2 बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया। पहली बार जब हमें ये पता चला कि लोगों को बड़ी भारी दिक्कतें हो रही है लॉकडाउन के समय में पैसा चुकाने में, क्योंकि कामकाज बंद थे, सारी दिक्कतें थी, लोन देना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी जो दिक्कतें थी उस समय जो इनसे पैसा रिकवर करने की कोशिश जो की जा रही थी वो बड़ी गलत तरीके से हो रही थी। तो उस लिहाज से हमने पहला ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया। उसके बाद भी लगा कि कहीं कोई समस्याएं कम नहीं हो रही, रुक नहीं रही हैं, और उसके बाद आरबीआई ने एक्शन भी लिया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें गाइडलाइंस बनाई और बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लेकर किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां मानने के लिए तैयार नहीं थी, और उसके बावजूद दिक्कतें काफ़ी आती दिख रही थी। तो फिर उसका पार्ट 2 आया, लेकिन उस पार्ट 2 आने के बाद भी अभी भी समस्याएं बरकरार है। अभी भी आप देखिए हर रोज़ हमारे ट्विटर हैंडल पर कम से कम 200-500 मैसेज ऐसे रहते हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, कई लोग परेशान हैं। तो हमने सोचा कि ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से मतलब उनका खून ही चूस ले। देखिए बिजनेस करना कमाना अपनी जगह है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे लोग हैं कौन जो दूसरे लोगों का खून चूस कर पैसा कमाना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान के कल्चर संस्कृति में तो नहीं है, कम से कम ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो फिर हमने जांच करने की ये कोशिश की कि इन कंपनियों के पीछे है कौन, कौन चला रहा है ये कंपनियां, इतना पैसा किसको चाहिए, ऐसी भूख किसकी है? आप दंग रह जाएंगे। जो कनेक्शन निकल के आए हैं कि ये हिंदुस्तानी लोग नहीं हैं, ये देश के बाहर के लोग हैं, विदेशी कंपनियां हैं,
और इन विदेशी कंपनियों में भी ढेर सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका चाइनीज़ कनेक्शन है। आज हम इसी चाइनीज़ कनेक्शन का खुलासा करेंगे ताकि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सरकार इसका एक संज्ञान ले सके कि किस तरह से हिंदुस्तान के आम नागरिकों को विदेशी कंपनियां, स्पेशली चाइनीज़ कंपनियां लूट कर यहाँ से वहाँ पैसा ले जा रही है और उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही है और इसके साथ ही देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। और वो खतरा क्या है वो भी हम आपको आज इस शो में बताने वाले। तो दोपहर 11:56 पर जुड़ेगा हमारे साथ में। हम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का ये चाइनीज़ कनेक्शन आज देश के सामने रखेंगे। जी दी। बिल्कुल, और हर समय हमने देखा है कि आपके हित में जी बिजनेस और अनिल सिंघवी ने आवाज़, इस बार ये खास पेशकश आप मिस मत करिएगा। ऑपरेशन हफ्ता वसूली चाइनीज़ कनेक्शन आज 11:56 पर। तो अनिल जी, इसका इंतजार रहेगा, मार्केट खुलने का भी इंतजार है सर। उससे पहले जान लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम जुड़ रही है, वरुण, पूजा और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ इस समय। गुड मॉर्निंग वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज बीपीसीएल आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि हिस्सा खरीद के लिए जो बोली मंगवाई जाने वाली थी उसकी आज आखिरी तारीख है। तो काफ़ी सारी खबरें आपको इसके लेते हुए सुनाई देगी, तो इस स्टॉक को सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रडार पे रखिए। वोडाफोन आइडिया की आज एजीएम है और एजीएम के पहले इस काउंटर में दबाव देखने मिला था। दरअसल काफ़ी सारे अप्रूवल्स ये लेने वाले हैं, अपनी जो बोरोइंग लिमिट है उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक करने की ये अप्रूवल लेने वाले हैं अपने शेयर होल्डर से, तो उसके चलते इस स्टॉक को रडार पे रखिए। एसबीआई यहाँ आज बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं। कुछ बॉन्ड्स के जरिए करीब 5,000 करोड़ के आसपास की पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं। दीपक फर्टिलाइजर एफसीसीबी के दूसरे ट्रांच के अलॉटमेंट के लिए आज बोर्ड बैठक है। आईएफसीआई को ये करीब $30 मिलियन के आसपास के एफसीसीबी जो है वो अलॉट करना चाहते हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल, इसका जो बायबैक 1 अप्रैल को शुरू हुआ था वो दरअसल आज बंद हो जाएगा, आज उसकी आखिरी तारीख है। बायबैक का साइज करीब 150 करोड़ का था और 650 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये बायबैक हो रहा था। पंजाब एल्केलीज, इस कंपनी का जो ओपन ऑफर है आज बंद होने वाला है। 17 से 30 सितंबर तक ये ओपन ऑफर शुरू था, यानी कि 17 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये बंद हो जाएगा। 39 रुपीज़ 10 पैसे के भाव पे ये ओपन ऑफर शुरू हुआ था। अनलॉक 4 आज खत्म होने वाला है और अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बहुत जल्द आने वाली है। उसके पहले आपने देखा काफ़ी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए भी दिखाई दिए हैं, तो इनको रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको आपको खास रडार पर रखना है। आज एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसकी एक्स डेट है और वो है आरती ड्रग्स। आपने देखा किस तरह इस काउंटर में रैली देखने मिलती इस एक्स डेट के पहले, और इसकी आज बोनस की एक्स डेट है, 3:1 का बोनस है, तो ये काउंटर आपके रडार पे रहना चाहिए। राइट्स, इसकी आज शेयर बायबैक की एक्स डेट है, जो प्राइस है वो 265 रुपीज़ प्रति शेयर का यहाँ पे बायबैक का प्राइस रखा गया था। वहीं प्राइमरी मार्केट काफ़ी सारे आईपीओस खुले हैं तो उनका अपडेट ले लेते हैं। मास्गोडॉक यहाँ पे आईपीओ जो है करीब 2 गुना भर चुका है पहले दिन ही, और रिटेल का हिस्सा देखिए 5.5 गुना से ज़्यादा भरा है। यूटीआईएमसी 27% भरा और लिकिता इंफ्रा जो है वो करीब 1% भर चुका है, यानी कि मास्गोडॉक और लिकिता इंफ्रा तो पूरा भर गया, यूटीआईएमसी अभी तक पूरा नहीं भरा है। बिल्कुल, और माजगा डॉक पर तो अनिल जी ने आपको कहा भी था शानदार लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए खुलते ही रिटेल का कितना बड़ा सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी आ गया है, 2 दिन और बाकी हैं इस आईपीओ के लिए। पर इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, जानते हैं पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग पाशु। सुमिता वो केमिकल से शुरुआत कर लेते हैं। ओएफएस की घोषणा की थी जिसके जरिए 445 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और प्रमोटर इसके जरिए करीब 3.3% हिस्सेदारी अपनी बेचेगी। मैं आपको बता दें कि आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा, कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 270 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव इस वक्त 297 के आसपास कंपनी कारोबार कर रही है। वाटिक बाबा पर भी नजर रखिए। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 120 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं और 160 में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें रेखा राजेश झुंझुनवाला का नाम भी सामने है, जिनके जरिए करीब 80 करोड़ के शेयर इनको भी अलॉट किए गए हैं। उसके अलावा भी 4 निवेशक हैं जिनको की बड़े अलॉटमेंट यहाँ पर देखने को मिले। टाटा ग्रुप की कंपनियों पर भी नजर रखिए क्योंकि खबर आ रही है कि वॉलमार्ट टाटा ग्रुप की कंपनी में एक बड़ा निवेश कर सकता है। इनका एक ऐप है टाटा सुपर ऐप, वहां पर एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना है और इसके जरिए 20 से 25 बिलियन डॉलर निवेश कर सकती है वॉलमार्ट। तो आज टाटा ग्रुप की कंपनियों पर एक्शन देखने की उम्मीद है। जीएसपीएल पर भी नजर रखिए। सीसीआई ने टेक्सटाइल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दे दी है।
फ्यूचर एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा। 27 सितंबर को कंपनी को करीब 16 करोड़ के एनसीडी का भुगतान करना था, वहां पर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स और प्रमोटर एक्शन भी देखने को मिले हैं। GMM फॉर्मूला देखिए, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से करीब 1.5 लाख शेयर की खरीदारी हुई है। 3,528 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली है। और इनसाइडर ट्रेड की बात करें तो वेस्टर्न कॉर्प में प्रमोटर की तरफ से 25 से 28 सितंबर के बीच करीब 19 लाख शेयर की खरीदारी देखी गई, एक अपडेट आ रहा है। और IRB इंफ्रा में भी प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं। 25 से 29 सितंबर के बीच करीब 25 लाख शेयर की खरीदारी प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिली। तो ढेर सारे प्रमोटर्स हैं जो अपने स्टॉक्स खरीद रहे हैं, इन पर नजरें जरूर रखिएगा। और फिर आपको क्या पसंद आता है, कौन सा प्रमोटर समझ में आता है, कौन सी कंपनी और कौन सा शेयर समझ में आता है, उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। और फोकस करिएगा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। आशीष हमारे साथ है। आशीष, ज़्यादा काम किया तो है ही नहीं आपने। अनिल जी सिर्फ 4 ही रिपोर्ट्स हैं आज। बस बताइए अनिल जी, सबसे पहली रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर। CLSC की रिपोर्ट है और दमदार रिपोर्ट नजर आ रही है, क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 715 रुपए का लक्ष्य दिया है, 435 जो है कल की क्लोजिंग है। और इनका मानना यह है कि जियो के मुकाबले अगर आप देखें तो भारती का जो सब्सक्राइबर बेस है, एक्टिव सब्सक्राइबर बेस, वो कहीं ज्यादा है। और जो बुरी खबरें हैं स्टॉक प्राइसेस में जरूरत से ज्यादा डिस्काउंटेड नजर आ रही है। मार्केट शेयर में आगे जाकर बढ़त होगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये भी मान रहे हैं कि आगे जाकर जो टैरिफ हाइक है ये भी एक बढ़िया ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो UBS की भी एयरटेल पर रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 655 रुपए का लक्ष्य दिया है। और इनका भी मानना यह है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। एशियन पेंट्स CLSC की एक बढ़िया रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1900 से बढ़ाकर 2200 कर दिया, 1961 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि कामकाज में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में 5 से लेकर 15% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अगर देखें तो आखिरी रिपोर्ट है इंडिया बुल्स फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, कमजोर रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। और लक्ष्य केवल 120 रुपए का दिया, 152 जो है कल की क्लोजिंग है। हालांकि जो पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी है कि उन्होंने सितंबर महीने में अगर आप देखें तो कंपनी ने करीब 1830 करोड़ रुपए जुटाए हैं, लेकिन स्टॉक पर ये लगातार देखिए नेगेटिव बने हुए हैं। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं। आशीष, ये भारतीय एयरटेल की रिपोर्ट वाकई में आई है कि जिस दिन आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होती उस दिन सारी डाल देते हो हम? मतलब लगभग हर रोज रिपोर्ट आती है इस पे। वाकई में आई है? वाकई में आई है और लंबे समय से सभी के रडार पर है। जब भी मैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताता हूँ तब कहता हूँ कि लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिए हफ्ते में 2-3 रिपोर्ट्स तो भारतीय पे आती है। मुझे ऐसा लगा कि आपने 10-20 इकट्ठे करके रखी हुई है कि चलिए आज कुछ नहीं भारतीय डाल दो, आज कुछ नहीं भारतीय डाल दो। और टारगेट सब 700 750। हाँ, टारगेट भी सबके लगभग मिलते जुलते। तो चलिए, भारतीय एयरटेल सबको पसंद है और बुलिश रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। सबको पसंद है हमारे वो एक्सपर्ट्स जो बस जुड़ चुके हैं आपके साथ। करते हैं स्वागत बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। तो आइए लेडीज फर्स्ट और शुरुआत करते हैं सिमी जी के साथ। चलते हैं कोलकाता। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा आज का पिक ऑफ द डे है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट कल आया था। मुझे लगता है कि आज भी इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल पर या 10-15 रुपया नीचे भी मिलता है तो भी कोई हर्जा नहीं है, खरीदने का सलाह होगा। 3990 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 4130, दूसरा 4180 और तीसरा 4220। ये तीनों टारगेट्स के लिए अल्ट्राटेक को खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बड़ा टारगेट्स दिया है, वो एक ही दिन में हो सकता है पॉसिबल नहीं होगा, पर टारगेट जरूर आएगा। नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करेंगे। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट जब आपने रिकमेंड किया तो पहले तो सुमित जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। कल सुमित जी ने मॉर्निंग वाले शो में दिया था, दोपहर वाले शो में कुणाल जी और राकेश जी ने पहली पिक अल्ट्राटेक सीमेंट के तौर पर ही दी थी। और भी एक और एक्सपर्ट है जिनकी आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट, तीसरे का मुझे याद नहीं है, 2 का मुझे याद है। तो आपको उन दोनों की तरफ से, तीनों की तरफ से मैं पहले से ही धन्यवाद दे दूं। तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक। चलिए, अल्ट्राटेक पे सिमी जी ने राय दी और सुमित जी भी साथ में। सुमित जी, आप भी चाहें तो धन्यवाद भी दे दें और साथ ही बता दें अपनी बेहतरीन पिक आज की। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, बिल्कुल एकदम सिमी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि स्टॉक तो यहाँ से अच्छा अप मूव दिखाने को तैयार है। और कल हमने देखा था कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100-125 रुपए का अपसाइड मूव दिखाया था। तो अल्ट्राटेक तो बिल्कुल यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार है और पूरा सीमेंट सेक्टर ही मजबूत दिख रहा है। तो मेरी तरफ से जो पिक है वो भी सीमेंट सेक्टर का ही है और स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया। अब स्टॉक यहाँ से एक और तेजी दिखाने को तैयार है। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे अंबुजा सीमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। कल की क्लोजिंग के आसपास बिल्कुल खरीदारी करें। 2-4 रुपए का अगर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में
205 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 225 230 तक के लेवल अंबुजा सीमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट को पिक ऑफ द डे के तौर पे और आने वाले कुछ दिनों के लिए लिया जा सकता है। स्टॉक यहां से अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। सीमेंट पर सब हो रहे हैं बुलिश। आइए देख लेते हैं कुणाल जी भी क्या सीमेंट पर ही बुलिश हैं या फिर कुछ और। कुणाल जी सुप्रभात। अच्छा, कुणाल जी से पहले राकेश जी से शुरुआत करते हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए अनिल जी, आज आप फिर स्टूडियो में हैं और बिल्कुल क्रूज वाली फीलिंग आ रही है। और अनिल जी झूठ नहीं बोलूंगा, स्पीकिंग माय हार्ट एंड माइंड अनिल जी विद ऑनेस्टी, मतलब कि जब से ये कोरोना आया है सबसे ज्यादा चमकता हुआ अनिल जी, खिलखिलाता हुआ चेहरा आपका आज दिख रहा है। तो स्पेशल गुड मॉर्निंग आपको। और अनिल जी एक लॉ है फिजिक्स में, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऐसे एक लॉ होता है अनिल जी, कोई बटन अगर बार बार यूज ना करा जाए तो बटन पे जंग लग जाता है। तो आज मैं अनिल जी नोटा का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत दिनों से नोटा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आज मेरा नोटा है अनिल जी। चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी तो मैं नोटा अलाउ कर देता हूँ। बंसल जी मैं भी तो आखिर इंसान ही हूँ, तो अच्छा सुनना तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन वैसे आप ये बार बार क्यों कहते हैं? मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको अपने आप पे डाउट क्यों है? हम तो कभी आप पे डाउट ही नहीं करते। हम तो हमेशा ये मान के चलते हैं आप जो भी करें सही करें, ईमानदारी से करें, आप भी अपने आप पे डाउट ना करें। वैसे आपने आज तारीफ वागले साहब की नहीं की थी। पिछली बार वागले साहब ने जब यही यूनिफॉर्म पहनी थी तो आपने तारीफ की थी। वागले साहब मैं बंसल जी की तरफ से आपकी तारीफ करते हुए पिक ऑफ द डे बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। पहले तो एक धन्यवाद मेरे लिए भी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट जी बिल्कुल, क्या बात है, बताइए सर। धन्यवाद। 4062 का क्लोज है मेरा, थोड़ा सा क्लोज स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के लिहाज से 4023 का। और मुझे 4203 के मेरे टारगेट्स आ रहे हैं, जो मतलब एक 1.5% की मुंह आनी चाहिए, 1.5% नहीं सॉरी, लगभग 3% की मुंह आनी चाहिए आज और कल में। ओके परफेक्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट पर बुलिश हैं, तो आज तो सीमेंट में हो गया पूरा वातावरण। आइए शुभम जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो मेरा पिक है वो आईटीसी पे एक शॉर्ट की सलाह है। और आईटीसी अगर हम देखें तो काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और कल भी जिस तरह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और डेरिवेटिव डेटा में काफ़ी शॉर्ट्स ऐड हुए, मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल ट्रेंड है डिक्लाइन का आईटीसी में वो बना रहेगा। तो एक पुट ऑप्शन खरीदने की राय है। 165 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को अगर हम देखें तो 3 रुपये 30 पैसे के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है, इसको खरीदने की राय है। यहाँ पे टारगेट होगा 5.5 रुपये का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 2 रुपये पे। तो मेरा एक शॉर्ट ट्रेड है आज आईटीसी पे। ओके, आईटीसी पर शॉर्ट ट्रेड शुभम जी की तरफ से। और आइए अविनाश जी से लेते हैं उनके पसंद के शेयर। अविनाश सर बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। हमको 2 स्टॉक्स पसंद है। इनफैक्ट कंजम्पशन स्पेस में हमको ब्रिटानिया पसंद है अनिल जी। कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमको लग रहा है कि आने वाले दूसरे क्वार्टर में भी काफी दमदार रहेगी। इनफैक्ट काफी समय से ये माना जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम और काफी लोग घर पे रहने के बाद अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ जो बेसिकली बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स का है वो काफी दमदार आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी खरीदना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है और अच्छे खासे वॉल्यूम ग्रोथ के डबल डिजिट में आने की संभावना है सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे करीबन 4200 का प्राइस हमको लग रहा है कि आने वाले 12 से 15 महीने में होगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो मैंने पहले भी आपके चैनल को कहा है वो है जीएनएफसी। इसके 2 कारण है। कंपनी बेसिकली यूरिया और टीडीआई में बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है। अगर हम टीडीआई की बात करें तो हाल ही में 1-2 दिन पहले बासफ जो ग्लोबल प्लेयर है टीडीआई का, उन्होंने एक टीडीआई की कीमतें बढ़ाई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो बेनिफिट होगा वो जीएनएफसी को दूसरे और तीसरे तिमाही में जरूर देखने को मिलेगा। रही बात यूरिया की, तो जैसे सभी लोग जानते हैं अप्रैल से गैस के प्राइसेस करीबन 25% काटने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी कंपनी को अपने मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा आएगा। स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है। और साल भर की अगर बात करें तो करीबन 270-275 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये दोनों ही शेयर्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। ओके, जीएनएफसी और ब्रिटानिया 2 शेयर्स आपके लिए अविनाश जी की तरफ से, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। जिस तरह से एक्शन बाजार में बढ़ता जा रहा है, कई सारे स्टॉक्स फोकस में आएंगे आपके लिए। अविनाश जी, बीपीसीएल पर कोई राय? क्योंकि कंपनी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि डाइवेस्टमेंट प्रोसेस ऑन ट्रैक है। आज बोली लगाने के लिए आखिरी दिन है। अब तक देखा है कि डेडलाइन एक्सटेंशन हो जाती है, पर लग रहा है कि शायद आज कुछ बोलियां आ सकती हैं। बीपीसीएल पर क्या व्यू बनेगा डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु आपने सही कहा कि पहले जो एक्सटेंशन हो रहा
था उसमें मार्केट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद एक्सटेंशन नहीं होगा और इस लेवल से हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम से लगाई जाएगी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक कंपनीज़ है जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई हाई रिस्क है तो इसको इस लेवल से भी खरीदना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन डेफिनेटली हमको लगता है करंट प्राइस से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर रहेगी और ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि डाइवर्समेंट का ये पहला एक स्ट्रेटेजिक कैंडिडेट रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक कोई आती है या इवन करंट प्राइस पे इसको खरीदना चाहिए। विद इन द ओएमसी पैक मुझे लग रहा है ये सबसे वेल पोजीशन्ड है। ओके, ये है आपके लिए बीपीसीएल पर आए। लेकिन आइए, कुणाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और कुणाल जी से भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात कुणाल जी, स्वागत है। बताएं सर, क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी थोड़ा लेट इस वजह से हो गया कि आज मैं ये यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट देख रहा था अनिल जी, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। और अनिल जी मेरे मन में विचार ये आ रहा था कि काश आप अनिल जी वहां होते। डोनाल्ड ट्रंप को काबू में ला पाना मुमकिन नहीं हो रहा था जो मॉडरेटर थे उनके लिए। तो अगर अनिल जी आप होते तो बहुत अच्छे से वो डिबेट हो पाती। तो अनिल जी भविष्य में कोई ऐसा प्रस्ताव आपके सामने आए तो बिल्कुल आप उसको स्वीकार कीजिएगा। ये छोटी सी आपसे मैं तैयार हूं, लेकिन फिलहाल तो मैं आप और कुणाल जी के बीच में या आप और आशु जी के बीच में अगर कोई डिबेट करनी हो तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मज़ेदार थी डिबेट, कुछ भी बोलो। ट्रम्प साहब हैं मतलब दमदार आदमी, मतलब टिकने नहीं देते सामने वाले को, बिल्कुल चढ़ ही जाते हैं, वैसा वाला मामला है। तो चलिए बढ़िया, आपने एंजॉय की, कोई दिक्कत नहीं सर, आप लेट नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। तो स्वागत है आपका, बताइए क्या है आज इरादा? अनिल जी देखिए, एक और फार्मा कंपनी है जिसमें हमने कल जब बाजार बंद हो रहा था उस समय बहुत अच्छा एक्शन बनते हुए देखा और मुझे लगता है कि आज ये सुपर परफॉर्मर रहेगा। स्टॉक का नाम है इप्का लैब्स, जिसको मौजूदा स्तरों पर खरीदना है 2057 पर 2057 पर यहाँ स्टॉप लॉस रखें। 2200 रुपए पहला टारगेट होगा और वैसे ये 2300 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो 2200 के फर्स्ट टारगेट के लिए बाय करें इप्का लैब, 2057 पर स्टॉप लॉस रख लें। इप्का लैब यहाँ पर नज़र रखिए और लगातार यहाँ पर आपने रिकमेंडेशन दी है, कुणाल जी ने भी यहाँ पर आपको लिए बात करी है, सिद्धार्थ जी भी इसे रिकमेंड करके गए हैं और स्टॉक में भी हम देखते हैं कि पीरियोडिकली एक बढ़िया मूव आती हुई दिखती है। नज़र रखते हैं इन सभी स्टॉक्स पर। कई और स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे, उनके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट से एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसा एक्शन बनेगा। कुणाल जी, आप ही से पूछना था सुमिटोमो केमिकल, इस पर आपसे भी पहले चर्चा हुई है और आज इसका OFS खुल रहा है, ऑफर फॉर सेल, लगभग 10% का डिस्काउंट है। तो ऑफकोर्स ये OFS के 2 दिन प्रेशर आएगा, पर इस OFS के निकलने के बाद क्या वापस खरीदारी करनी चाहिए? ये जो डिप आएगा अच्छा मौका बनेगा या फिर थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु मेरा निजी निवेश है सुमिटोमो केमिकल्स में पिछले कई सालों से। और देखिए, मेरी राय ये है कि बिल्कुल OFS में हिस्सा लेना चाहिए और स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक में हो सकता है कि OFS के चलते, जैसा आपने कहा, कि कुछ डिप आता हुआ दिखे और उसकी वजह टेक्निकली ये भी है कि एक रेजिस्टेंस के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो एक करेक्शन यहाँ पर लाजमी है और करेक्शन में मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। सुमिटोमो केमिकल एक कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मर है और आने वाले समय में भी आउट परफॉर्म करेगा, तो मौका जब भी लगे इसको बाय करना चाहिए। ओके, अगर मौका मिले तो बाय करना चाहिए और जैसे कि कुणाल जी कह रहे हैं उन्हें पसंद है, उनके पोर्टफोलियो में है और वो रेकमेंड करेंगे कि आप OFS में भी इन्वेस्ट करिए, पर ऑफ कोर्स डिसीजन आपका ही रहेगा। बंसल जी, वोडाफोन आइडिया, लगातार आपसे भी इस पर बात हुई है, वीक रहा है थोड़ा स्टॉक, हालांकि 9 साढ़े 9 के करीब सपोर्ट अभी आते हुए दिखा है इस पर। आज इसकी AGM है और कई सारी खबरें आ रही हैं कि पूंजी जुटाने पर शायद कुछ अप्रूवल्स भी इन्हें मिल जाएं। वोडाफोन आइडिया पर कोई राय, इन लेवल्स पर कोई व्यू? शॉर्ट टर्म के नजरिए से सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है कि 9 रुपीज 50 पैसा एक सपोर्ट है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, 9 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा जब 10 रुपए के ऊपर निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 10 रुपीज के लेवल्स टूटे तब एक नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो नजर रखिए जहां तक वोडाफोन आइडिया पर सवाल है।
एजीएम आज है, तो वहां से आपको जरूर इंपॉर्टेंट क्यूज आते हुए दिखेंगे। अविनाश जी, आपकी कोई राय जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, क्योंकि स्टॉक ने तो रिसेंटली काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करा है। आज इनकी 1:30 बजे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हालांकि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, पर देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। लगातार ब्रोकरेजेस पॉजिटिव व्यू दे रही हैं, 650, 700, 750 तक के लक्ष्यों की बात करिए। आज भी सीएलएसए का 715 का टारगेट आया है, पर क्या स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहां से, जिस तरह से गिरावट आई और प्रेशर बनाए? इनफैक्ट दीपांशु, अगर टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक ऐसा प्लेयर है जो मेरे ख्याल से रिलायंस जियो को काफी अच्छी तरह से टक्कर दे सकता है। और एजीआर का मामला भी अगर देखें तो इन्होंने ऑलरेडी अपना जो 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी पे चुका है, तो इनके कैश फ्लोज कहीं ज्यादा अगर आइडिया की कंपैरिजन में करें तो काफी अच्छा है। स्टॉक में डेफिनेटली गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो डायनामिक्स टेलीकॉम मार्केट के है वो अभी भी बरकरार है और ये ड्यूओपोली मार्केट ही रहेगा। हमको लग रहा है कि होपफुली ये जो सितंबर का बाद वाला जो क्वार्टर है वहां पे होपफुली अगर कंपनी टैरिफ्स बढ़ाती है, जो उन्होंने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया है, तो ये मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। और मुझे लग रहा है कि निचले लेवल से ये बाउंस बैक जरूर होगा, क्योंकि इसमें कोई दौरा नहीं है कि डेटा कंजम्पशन और जो वॉइस का जो है, इसमें हमको आने वाला साल और अगले साल काफी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि कंपटीशन हैवी है, बट इस लेवल से इन्वेस्टर्स का रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। तो मेरी राय में भी इसको खरीदना चाहिए। प्राइस एक्शन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल जरूर रहेगा, लेकिन 6 to 12 मंथ्स में हमको लग रहा है कि जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर दीजिए राय। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 120 का टारगेट, और साथ ही 2 खबरें ये भी आई है, हालांकि पुरानी है, जो कंपनी ने अपडेट दी है। एक तो ये कि ऑर्थनॉक बैंक में इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, जिससे पैसे थोड़े जुटाए हैं। QIP के जरिए भी 683 करोड़ रुपए जुटाए थे, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने सितंबर के महीने में 1832 करोड़ रुपए जुटाए, तो थोड़ा थोड़ा फंड रेज किया है। और मॉर्गन की रिपोर्ट है 120 का टारगेट और भाव है 150। चार्ट्स का क्या हाल है? अनिल जी, चार्ट्स वीक है। ये जो बाउंस बैक हुआ है लगभग 127-28 से अभी 150 है, वो बाउंस बैक बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है एक 165, 168 में भी 170 तक, बट वो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हल्का सा सेलिंग मार्केट में आएगा तो ये स्टॉक डाउन परफॉर्म करेगा। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है ये 130 वापस इसका भाव दिखना चाहिए। मैं ये स्टॉक में ट्रेडिंग के तौर पे इंट्राडे आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन लेके जाने वाला ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न वीक है। आपके भरोसे बैठा हूँ, जैसे कुछ आए ऐसा टूटने का संकेत दिखे तो बता देना, या तो अभी लेवल बता दो कि इस लेवल के नीचे खराब हो जाएगा। और नहीं, मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल आपके जिम्मे। आइए, एक और स्टॉक है अविनाश जी, जिस पर राय दीजिए। वाटेक वाबाग प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 120 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें 75 लाख शेयरों को अलॉट करने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। उसमें राकेश झुंझुनवाला जी को भी अलॉट किए। वैसे तो नई बात नहीं है, सबको पहले से पता है, खाली एक फॉर्मेलिटी बोर्ड में मंजूर करने की थी, वो कर दी है। स्टॉक पे कोई राय रखते हैं आप 190 रुपये पर? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है और ये जो फंड रेजिंग हुई है ये डेफिनेटली कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए काफी मदद रहेगी। रही बात जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे राकेश जी ने भी इनसे पैसा डाला है, तो डेफिनेटली स्टॉक एक्शन में रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी को है वो बेसिकली इनके वर्किंग कैपिटल और जो डेटर से है, काफी लंबे समय के बाद इनको पैसा मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर, कम से कम 1-2 क्वार्टर्स इसमें मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी कि यहाँ पे क्या सुधार होता है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, एमएनसी कंपनी है, तो इसमें जरूर थोड़ा थोड़ा बाइंग करने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़ी रीरेटिंग आएगी वो मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर के बाद आएगी, जब फाइनेंशियल्स में इसका सारा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये स्टॉक है जो आप लंबे समय के लिए थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन के लिए जरूर कर सकते हैं। लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करें, ये आपके लिए राय होगी इस वक्त वाटेक वाबाग पर।